तो हम लोग बात कर रहे थे कोलिजन के बारे में। क्या क्या देखे थे कोलिजन में? एक बॉल है m1 जिसका मास है, जो वेलोसिटी v1 इनिशियल से x एक्सिस के अराउंड, पॉजिटिव x एक्सिस के अराउंड जा रहा होता है। ठीक है। m2 एक दूसरा ऑब्जेक्ट मास है, बॉल है जिसका मास m2 है। ये x एक्सिस पे कहीं रुका हुआ है, देन m1 विल कम, m1 इधर से आएगा एंड m2 से ये कोलाइड करेगा, m2 से इसका कोलिजन होगा। कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, m1 की भी वेलोसिटी चेंज होगी, m2 की वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो हमने माना है कि m1 इधर जा रहा है जिसकी वेलोसिटी v1 फाइनल हो जाती है, एंड m2 इधर की तरफ जाता है, इसकी वेलोसिटी v2 फाइनल हो जाती है। दोनों का डायरेक्शन बदल जाता है, x एक्सिस के अलावा कोई नहीं जा रहा है, जनरल केस में यही होगा। तो इसमें कोलिजन के दौरान क्या होगा? तो हमने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम इसको मान लेते हैं। ये इतनी दूर तक हमारा सिस्टम है जो कि आइसोलेटेड है, ये सिस्टम है। इसका मतलब क्या हुआ? इस एरिया में कोई भी फोर्स काम नहीं कर रही है, अदर देन नहीं, अदर देन फोर्सेस, कोई फोर्स काम नहीं। इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कोई भी फोर्स काम नहीं कर रही है, सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वो टेबल के ऊपर सब कुछ कर रहे हैं हम लोग, नीचे के डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी वगैरह नहीं आ सकती। अदरवाइज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स या वाई डायरेक्शन में कोई भी फोर्स इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग इन द सिस्टम। दो ही ऑब्जेक्ट है हमारे सिस्टम के अंदर, इसी दोनों के अंदर कोलिजन हो सकता है। यहाँ पे कोलिजन होता है जब बॉल m1 यहाँ पहुंच जाता है v1 i इनिशियल स्पीड से, तो यहाँ पे कोलिजन होता है। स्मूथ सरफेस इज स्मूथ, ये भी है। नो फ्रिक्शन को भी हमने एंश्योर करता है, क्योंकि फ्रिक्शन जैसे ही होगा, फ्रिक्शन जैसे ही आएगा तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कुछ थी और यहाँ पे आते आते इनिशियल वेलोसिटी ही बदल जाएगी ना। तो फ्रिक्शन को हम लोग अभी मानेंगे देयर इज नो वेलोसिटी फ्रिक्शन इन द सिस्टम, सरफेस इज स्मूथ। ठीक है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोलिजन, जब यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, वहां पे तो फोर्सेस काम करेंगे। एंड हमने बात की थी पिछले वीडियो में, हमने देखा था टोटल मोमेंटम इज कंजर्व बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन, बट ड्यूरिंग द कोलिजन व्हाई, क्यों मान ले कि कोलिजन मोमेंटम कंजर्व होगा, क्यों मान लिया जाए ऐसा? ड्यूरिंग द कोलिजन तो फोर्स काम करेगा, जब ये कोलिजन हो रहा है उस ड्यूरेशन में तो फोर्स काम करेगा। देयर इज अ फोर्स ऑन बॉल 1 बिकॉज ऑफ 2 एंड देयर इज अ फोर्स ऑन बॉल 2 बिकॉज ऑफ 1, है ना। चलो अब इसको मैं अलग से ड्रॉ करता हूँ। ड्यूरिंग द कोलिजन, मान लो इसको यहाँ से जूम आउट करते हैं, ये हमारा बॉल 1 है, ये हमारा बॉल 2 है, जो एक्चुअली सटा हुआ है। सिर्फ फोर्स दिखाने के लिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसके फोर्स 1 विल अप्लाई ए फोर्स ऑन 2 because which is because of force 1, and this ball 2 in turn will apply a force on 1, force on ball 1 because of 2, this is ball 1, this is ball 2। समझ में आ रही है बात? कोलिजन के दौरान इन दैट टाइम ड्यूरेशन, जो बहुत ही मिली सेकेंड्स में जो टाइम होगा, उस टाइम के अंतर्गत ये फोर्स, बॉल 1 विल अप्लाई ए फोर्स ऑन बॉल 2 विल अप्लाई ए फोर्स ऑन बॉल 1, जिसके कारण बॉल 1 का मोमेंटम चेंज हो जाएगा। बॉल 1 का इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम सेम नहीं रहेगा। P1 का इनिशियल मोमेंटम, बॉल 1 का इनिशियल मोमेंटम इज नॉट इक्वल टू बॉल 1 का फाइनल मोमेंटम। व्हाई? क्यों नहीं है दोनों बराबर? बिकॉज कोलिजन के दौरान ये फोर्स काम कर रहा है। सिमिलरली बॉल 2 का इनिशियल मोमेंटम इज नॉट इक्वल टू बॉल 2 का फाइनल मोमेंटम। P2 इनिशियल मोमेंटम इज नॉट इक्वल टू P2 फाइनल मोमेंटम, बॉल 2 का फाइनल मोमेंटम। व्हाई? बिकॉज दिस फोर्स F21 इज एक्टिंग ऑन बॉल 2, वो बॉल 2 के ऊपर एक फोर्स लग रहा है तो उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल 1 एंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल 2 आल्सो। तो डेल्टा P1 हम लोग यदि बोलते हैं बॉल 1 के चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा P इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल 1। कितना होगा? कितना होगा? इक्वल टू इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम चेंज इन मोमेंटम हम लोग निकालते हैं ना।
F इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी, हम लोग पहले ही देख चुके हैं ये पिछले चैप्टर में। तो ये फोर्स उसके ऊपर बॉल वन के ऊपर ये फोर्स लगा है, फोर्स ऑन बॉल वन बिकॉज ऑफ बॉल टू, जो कि यह वाला फोर्स है। यहाँ पे देखो फोर्स ऑन बॉल वन बिकॉज ऑफ बॉल टू, ये वाला फोर्स है, एंड इनटू डेल्टा टी, जितनी देर के लिए दोनों कांटेक्ट में है, जितनी देर के लिए कांटेक्ट में उतनी देर ही वो फोर्स लगता है। तो ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल वन हुआ। एंड P2 पे ऊपर डेल्टा P2 अगर निकाले बॉल टू में चेंज इन मोमेंटम, बॉल टू के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, यह वाला फोर्स लगेगा बॉल टू के ऊपर। बॉल वन विल अप्लाई a force on ball 2, this force will act on ball 2, force on ball 2 because of ball 1 multiplied by delta t, है ना। ये बॉल 2 का हमें चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P2 दे देगा, एंड ये डेल्टा t तो दोनों के लिए सेम होगा ना, डेल्टा 2 तो दोनों के लिए सेम होगा, डेल्टा 2 में तो कोई फर्क नहीं हो सकता है। कोई ऑप्शन है क्या डेल्टा 2 में चेंज होने, डेल्टा t में चेंज होने का? नहीं, डेल्टा t विल बी द सेम फॉर बोथ द बॉल्स। जितनी देर के लिए बॉल 1 बॉल 2 को टच करेगा, उतनी ही देर के लिए बॉल 2 बॉल 1 को टच करेगा। सो डेल्टा t इज सेम। ये F12 एंड F21 क्या ये दोनों सेम होंगे? these two forces क्या ये दोनों सेम होंगे? सेम होंगे? ऑफ कोर्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? फोर्स ऑन to every action there is equal and opposite reaction, to every action there is equal and opposite reaction। तो दोनों फोर्स तो बराबर होने वाली है, दोनों का सिर्फ डायरेक्शन उल्टा पुल्टा है, जैसा कि हमने यहाँ पे मार्क भी किया है। इन दोनों फोर्सेस का सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने वाला है। तो क्या होगा? वी कैन राइट, सी हियर, यहाँ पे दिख रहा है ना, यस, डेल्टा P1 जो है ये तो ठीक है, F12 इंटू डेल्टा टी है, एंड डेल्टा P2 जो है इसको नेगेटिव ऑफ डेल्टा F12 लिख दो तो कोई दिक्कत है? ये F21 जो है, ये F21 जो फोर्स है, F21 दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F12, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना? यस, इक्वल एंड ऑपोजिट है तो नेगेटिव ऑफ F12 लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, डेल्टा P2 इज नेगेटिव ऑफ F12 इंटू डेल्टा टी, मतलब दिस इज नेगेटिव ऑफ दिस। तो डेल्टा P1 एंड डेल्टा P2 को जब ऐड करेंगे तो हमें जीरो तो मिलना ही है। डेल्टा P1 एंड डेल्टा P2 को जब ऐड करेंगे तो जीरो तो मिलना ही है। अब इसमें x कंपोनेंट y कंपोनेंट को अलग अलग हमें बात करने की जरूरत नहीं है, ये वेक्टर के फॉर्म में हमने सारी बातें की, वेक्टर के फॉर्म में सारी बातें की है। तो x कंपोनेंट भी जीरो आएगा, y कंपोनेंट भी जीरो आएगा। ओके, तो जीरो जब ये आएगा, नाउ सी बॉल 1 का इनिशियल मोमेंटम था P1i, बॉल 2 का इनिशियल मोमेंटम था P2i 1i, एंड P1 फाइनल क्या होगा? P1 इनिशियल प्लस डेल्टा Pi P1, एंड P2 फाइनल क्या होगा? P2 इनिशियल प्लस डेल्टा P2। ठीक है, ओके। अब अगर P1 फाइनल प्लस P2 फाइनल कर दिया जाए, P1 फाइनल प्लस P2 फाइनल, दिस इज इक्वल टू P1 इनिशियल प्लस P2 इनिशियल प्लस डेल्टा P1 इनिशियल, नहीं, डेल्टा P1 में इनिशियल नहीं लगेगा, सिर्फ डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2, एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू जीरो, दिस पार्ट इज इक्वल टू जीरो, राइट, दिस पार्ट इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो है तो इनिशियल मोमेंटम, सम ऑफ द मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम दोनों बॉडीज का सम प्लस फाइनल मोमेंटम दोनों बॉडीज का सम, इट विल बी इक्वल। मोमेंटम इज कंजर्व्ड। व्हाई इज द मोमेंटम कंजर्व्ड? पिछले वीडियो में तो मैंने बहुत आसानी से बोल दिया था कि मोमेंटम कंजर्व होगा, बट दिस इज व्हाई द मोमेंटम इज कंजर्व्ड। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? कोलिजन समझ में आ रहा है? So now there is one more thing in this collision, जो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, काइनेटिक एनर्जी मे और मे नॉट बी कंजर्व। लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होगा, लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होगा, टोटल लीनियर मोमेंटम, अलग अलग बॉडीज का मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। दिस
बॉल 1 का अगर मोमेंटम की बात करो, बॉल 1 का इनिशियल मोमेंटम एंड बॉल 1 का फाइनल मोमेंटम ले लोगे, इट इज नॉट गोइंग टू बी कंजर्व, दोनों बराबर नहीं होगा। बॉल 2 का इनिशियल मोमेंटम एंड बॉल 2 का फाइनल मोमेंटम, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, लेकिन दोनों का जैसे ही सम लोगे, बॉल 1 का इनिशियल मोमेंटम प्लस बॉल 2 का इनिशियल मोमेंटम, जैसे ही दोनों का सम लेंगे, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये जो सिस्टम बना है, इट इज कंजर्व, इट इज कंजर्व। अच्छा, बार बार ये लीनियर वर्ड क्यों आ रहा है, किसी के मन में डाउट आ रहा है क्या, लीनियर वर्ड क्यों आ रहा है, बार बार लीनियर आ रहा है, लीनियर क्यों बोल रहे हैं हम लोग, एक्स वाई दोनों डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। लीनियर इसलिए बात कर रहे हैं कि हम लोग रोटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, नो रोटेशन इज इन्वॉल्व, नो रोटेशन, रोटेशन की बातें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। तो ऑल्दो लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व फॉर द इंडिविजुअल बॉडीज, इंडिविजुअल बॉडीज का मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा है, बट ओवरऑल सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। ओके, सो नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ collision, elastic and inelastic collisions, elastic and inelastic collisions, क्या होता है ये, एनी आइडिया, एनी आइडिया। हमने बात किया कि काइनेटिक एनर्जी मे और मे नॉट बी कंजर्व, दोनों चीजें हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी में दोनों बातें हो सकती है, कंजर्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इलास्टिक एंड इनइलास्टिक इज रिलेटेड टू दैट। अगर काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, इट इज इलास्टिक, इट इज सेड टू बी इलास्टिक। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यस, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, पूरे सिस्टम की बात करेंगे फिर से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व, मतलब इलास्टिक। if kinetic energy of system is not conserved, that means inelastic, ठीक है। स्टिल इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, लीनियर मोमेंटम दोनों में कंजर्व होगा, मोमेंटम दोनों में कंजर्व होगा, मोमेंटम इन दोनों केसेस में कंजर्व होगा। ऐसा नहीं बोल सकते हो कि इलास्टिक में मोमेंटम कंजर्व होगा, इनइलास्टिक में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन बोथ द केसेस। सी हियर, इसमें चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, F12 is, और यहाँ पे देखो F12 is always going to be equal to F21, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तो यहाँ पे कोई चेंज होने वाला नहीं है। जब ये फोर्सेस दोनों बराबर होंगी तो लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने के बाद भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा या नहीं होगा, ये सेटिंग्स आती है। यस, ऑल दिस थिंग्स विल कम, अभी हम लोग कैलकुलेट करके भी देखेंगे। लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा दिया, बट स्टिल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हुई, ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो गया लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, मतलब दोनों केसेस यहाँ से निकल के आ सकते हैं। अच्छा, लेट्स सी, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। अगर मान लो कि M1 M2 का मास बहुत ज्यादा है, M2 का मास बहुत ज्यादा है, एंड M1 जिस स्पीड से गया था उसी स्पीड से वापस आ गया, जिस स्पीड से गया था उसी स्पीड से वापस आ गया, then what will happen, linear momentum is conserved or not, काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व हो जाएगा, लेकिन क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व हुआ इस केस में? यस, लीनियर मोमेंटम विल आल्सो कंजर्व। मास m2 का अगर बहुत ज्यादा है तभी ऐसा होगा, एंड तभी ऐसा होगा का मतलब है कि m2 को बहुत हल्की सी वेलोसिटी मिलेगी इस डायरेक्शन, ठीक है। बहुत सारे केसेस अलग अलग आ जाएंगे, अगर दोनों का मासेस कंपेरेबल है तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। ओके,
सो काइनेटिक एनर्जी या कंजर्व हो भी सकती है, लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही होगा, होगा ही होगा। m1 v1 इनिशियल है, सी m1 v1 इनिशियल मोमेंटम है, m2 v2 i इनिशियल है इन दोनों का, एंड m2 v m1 v2 v1 m1 v1 फाइनल एंड m2 v2 फाइनल। चार ही नंबर्स है हमारे पास, थीटा 1 थीटा 2 भी नंबर्स थे, थीटा 1 एंड थीटा 2 ये भी दो नंबर्स थे। इन सब की सेटिंग ऐसी होती है, ऐसी ही होगी कि m1 v1 इनिशियल प्लस m2 v2 इनिशियल, जो कि हम लोग का ये जीरो था तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ऑलवेज इक्वल टू m1 v1 फाइनल। क्या लिख रहा हूं मैं? यस, इसीलिए कोलिजन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। m1 v1 फाइनल प्लस m2 v2 फाइनल, ये तो हर हमेशा कंजर्व होगा। लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे 1/2 m1 v1 इनिशियल स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 इनिशियल का स्क्वायर, दिस मे और मे नॉट बी इक्वल टू m1/2 m1 v1 फाइनल का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 फाइनल का स्क्वायर। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो दिस इज ऑलवेज a question mark. This will decide this equation is always valid, this is always valid, and this equation will decide whether the collision is elastic या inelastic। ठीक है, तो ये पहला तो जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता है, राइट साइड यहाँ पे तो जीरो नहीं हो सकता है। अगर लेफ्ट साइड में जीरो नहीं है तो राइट साइड में जीरो नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर भी राइट साइड में जीरो नहीं होगा, जीरो तो नहीं हो सकता है। इनिशियल जो है उससे कुछ कम होगा ये क्वांटिटी, बट इट कैन नॉट बी जीरो आल्सो, इट कैन नॉट बी जीरो आल्सो ना, जीरो तो हो नहीं सकता है क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहनी है दोनों की। अगर ये मोमेंटम कंजर्व्ड है, मोमेंटम ये कंजर्व्ड है अगर, मतलब कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी है। वेलोसिटी फाइनल अगर कुछ भी है तो ये राइट साइड तो जीरो इसका भी नहीं होगा और ये भी जीरो नहीं हो सकता है, जीरो कभी नहीं हो सकता है, जीरो हो ही नहीं सकता है। इंटरेस्टिंग है ना, बहुत ही ब्यूटीफुली ये सब सेट होगा नंबर्स, ये बहुत अच्छे से सारे नंबर सेट होंगे जो कि हम लोग शायद नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे, इस वीडियो में वहां नहीं पहुंच पाऊंगा मैं, बट हमारे पास यही नंबर्स है। देखो m1 m2 तो मासेस सभी फिक्स्ड है, v1 इनिशियल है, v2 इनिशियल है, जो कि जीरो हमने माना था इसको, तो इसको चलो मैं वेरिएबल का नाम रख दिया है, बट दिस इज इक्वल टू v1 फाइनल है, v2 फाइनल है, एंड एंगल भी दो आ रही है, θ1 एंड θ2, दो एंगल्स आ रहे हैं। तो ये सारे नंबर्स कुछ इस तरह से सेट करेंगे कि यह तो सेटिस्फाई होगा ही, और ये राइट साइड जीरो हो नहीं सकता है, तब किसी भी हालत में जीरो नहीं हो सकता है। अगर मोमेंटम जीरो नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो नहीं हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम होगी, बट इट कैन नॉट बी जीरो। इलास्टिक एंड इन इलास्टिक इसी बीच में अब सारा डिफाइन करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में वो डिफाइन शायद मैं कर पाऊंगा। इलास्टिक कब होगा, इन इलास्टिक कब होगा? इलास्टिक तब होगा जब ये दोनों बराबर हो, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। When there is partial loss of elastic, inelastic, and inelastic में भी फिर कई तरह से हम लोग बातें करेंगे, परफेक्टली inelastic या inelastic, दो कैटेगरी से। मैक्सिमम जितना लॉस हो सकता है, अगर सारा का सारा लॉस हो गया, दैट इज परफेक्टली inelastic, एंड अगर सारा लॉस नहीं हुआ है, बीच में कुछ है जो बच गया है, मैक्सिमम जितना लॉस हो सकता था उतना लॉस नहीं हो पाया है, देन इट इज inelastic। ठीक है, नहीं है? ठीक, ओके, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब और कुछ क्लियर होगी बातें।